आज हम क्लास 9 में प्रश्नावली 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 6 के आज मैं आपको नियम बता रहा हूं। तो प्रश्नावली 6 में कौन कौन से नियम आपके दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले आप क्या नाम है अपना जो भी नियम मैं बताऊं उनको पूरा ध्यान से सुने और फिर लिखना भी से इन सब नियमों को। यदि आपने नियम अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी मैं जानता हूं कि प्रश्नावली अच्छे से समझने में आ जाएगी। तो नियम आपको सीखना जरूरी है, पूरा वीडियो देखें जिससे आपके नियम समझने में आए। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं रेखाखंड के बारे में। तो रेखाखंड क्या होता है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए एक रेखा का वह भाग, मतलब एक जो रेखा, ये जो रेखा दे रखी है इसका वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, क्या हो, दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक अंत बिंदु ये हो गया आपका और दूसरा अंत बिंदु आपका ये हो गया, तो ये रेखा के दो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं किरण के बारे में। तो किरण क्या होती है, तो रेखा का वह भाग जिसके ओनली एक ही अंत बिंदु हो। जैसे ये आपकी ये रेखा, आपकी रेखा है, इसका ओनली एक ही अंत बिंदु है, एक ही बिंदु पर रुकी हुई है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। तो इसी तरह से आपकी कोण, तो कोण का आपको मैं बता देता हूं, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, कितनी किरणें, दो किरणें, जैसे कि आपका ये अंत बिंदु है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बिंदु। अब इस अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है तो क्या कहलाएंगी, कोण कहलाएंगी। दो किरणें, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, तो दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो क्या कहलाती हैं, कोण कहलाती हैं, मतलब कोण बनाती हैं। अब इसके बारे में मैं बता दूं आपको, इसकी भुजाओं के बारे में, कोण की भुजाओं के बारे में बता देता हूं। तो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और वह उभयनिष्ठ बिंदु, अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहलाता है। तो देखिए आपके ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से दो किरणें आपकी निकल रही हैं, एक ये और एक ये, AC और AB। तो आपकी एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई, तो दोनों किरणें क्या कहलाएंगी, भुजाएं कहलाएंगी। और ये जो आपका सेंटर बिंदु है, आपका अंत बिंदु है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, कोण का शीर्ष कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाएंगी और उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। तो देखिए आपको मैंने रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, कोण के बारे में और कोण की भुजाओं के बारे में ही बताया। अभी मैं आपको बाकी के नियम अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए हम नियम नंबर 5 में बता रहा हूं। तो नियम नंबर 5 पे है न्यून कोण। तो न्यून कोण के बारे में बता दूं आपको, ऐसा कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है, आपका न्यून कोण कहलाता है। तो देखिए 0 से लेकर के 90 के बीच के जितने भी कोण हैं वो आपके सारे न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक है ना भाई। अब आपके समकोण की परिभाषा में बता दूं आपको, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण, राइट एंगल कहेंगे इसको, ठीक है। 90 डिग्री का जो भी कोण है वो समकोण कहलाएगा। इसके बाद में आपका आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण की परिभाषा में बता दूं, आपके 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाएंगे, आपके अधिक कोण कहलाएंगे। 90 से बड़े, चाहे भले वो 91 डिग्री का ही हो, 91 डिग्री का है, तब भी वो अधिक कोण ही कहलाएगा, ठीक है ना भाई। तो 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। इसी तरह से हम 8वां नियम है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण कहेंगे या सरल कोण कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। जो भी 180 डिग्री का एंगल है वो आपका सरल कोण या ऋजु कोण कहलाएगा। इसके बाद में आती है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है आपके 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो ये आपको मैंने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में बताया। अभी आपको आगे और भी नियम में बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको पूरक कोण के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए नियम नंबर 10 में है आपका पूरक कोण। तो आपके पूरक कोण के बारे में बता दूं कि वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो वे दोनों कोण आपके एक दूसरे के पूरक कोण
कहलाते हैं। जैसे कि आपका पहला कोण है 60 डिग्री का और दूसरा कोण है आपका 30 डिग्री का, तो 30 और 60 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का योग 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एक दूसरे के कैसे कोण है, ये पूरक कोण है, ठीक है ना। इसी तरह से पूरक और दूसरा होता है समपूरक कोण। तो समपूरक का मतलब होता है कि वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है, पहला एंगल दिया है 120 डिग्री का, दूसरा एंगल दिया है 60 डिग्री का। तो 120 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको मैंने अभी समपूरक और पूरक दोनों के बारे में बताया है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में शीर्षयुग्मक कोण के बारे में बता रहा हूं। देखिए शीर्षयुग्मक कोण के बारे में पढ़ेंगे हम। शीर्षयुग्मक कोण क्या होता है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा एक ही शीर्ष पर बनने वाले वे दो कोण जिनके कोई भुजा ओवेनिश नहीं हो, विपरीत दिशा में बनते हैं। कोई भुजा क्या नहीं होती है, ओवेनिश नहीं होती, लेकिन विपरीत दिशा में बनते हैं। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा एक ही शीर्ष पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोण शीर्षयुग्मक कोण कहलाते हैं। और इन दोनों कोण और ये परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर क्या होती है, काटती हैं। अभी प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए AB और CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये शीर्ष बिंदु का नाम दे देते हैं हम O बिंदु पर काट रही हैं ये। तो एक ही शीर्ष पर काटती हैं, तो इनके विपरीत दिशा में, जैसे कि आपका एंगल 1 और एंगल 2 ये विपरीत दिशा में बन रहे हैं, ये आपके शीर्षयुग्मक कोण का युग्म होगा। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपके शीर्षयुग्मक कोण का युग्म होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कहलाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर में कहलाएगा। ये हो गया आपका शीर्षयुग्मक कोण। इसके बाद में मैं बता दूं आपको रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म के कोण आपने देखा होगा, दो आसन्न कोणों का योग आपकी यदि 180 डिग्री है तो रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही शीर्ष पर बनने वाले वे दो कोण जिनकी एक भुजा ओवेनिष्ठ हो, एक भुजा क्या हो, ओवेनिष्ठ हो, और दूसरी भुजा एक सीधी सरल रेखा पर स्थित हो, क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे एक सीधी सरल रेखा, ये एक सीधी सरल रेखा है। अब एक ही शीर्ष का मतलब बी बिंदु पर आपके ये कोण बन रहे हैं, और बीच की भुजा ये उभयनिष्ठ है, बीडी भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर में होगा। तो क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। अभी आपको समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में ही बता रहा हूं। देखिए समांतर रेखाओं के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर, आगे कितना भी बढ़ा लो, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हो, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, नहीं काटती हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे पहली रेखा है AB, दूसरी रेखा है CD, इन दोनों को आगे कितना भी बढ़ा लो लेकिन एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हो आगे बढ़ाने पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद में बात आती है आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बता दूं मैं आपको, ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट जाती हो, क्रॉस के रूप में काट जाती हो, क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन जिस बिंदु पर वे काटती हैं, जिस बिंदु पर वे काटती हैं, जैसे कि P बिंदु पर काट रही हैं दोनों रेखाएं, तो इस P बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा एक बार से फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हो और जिस बिंदु पर वे काटती हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। काटती हो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि AB, एक रेखा AB है, दूसरी रेखा है CD, आगे बढ़ाने पर ये P बिंदु पर काट जाती हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती, वो कहलाएंगे समांतर रेखाएं। तो अभी मैंने आपको समांतर रेखाओं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताया। अभी आपको संगत कोण और आपके एकांतर कोण के बारे में बताऊंगा मैं। देखिए आपके लिए एकांतर कोण के बारे में बता रहा हूं मैं।
तो एकांतर कोण क्या होता है? यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के द्वारा आंतरिक व बाह्य कोण विपरीत दिशा में बनते हैं, तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, दो समांतर रेखा कौन कौन सी है आपके सामने? ए बी और दूसरी रेखा है आपके सी डी। तो दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है। क्या काट रही है? पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है। तो पी क्यू तिर्यक रेखा के द्वारा बाह्य और आंतरिक एकांतर कोण बन रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, एंगल 1 और एंगल 7, तो एंगल 1 का बाह्य एकांतर कोण होगा एंगल 7 और एंगल 2 का बाह्य एकांतर कोण होगा एंगल 8। तो विपरीत दिशा में बन रहे हैं आपके। अब इसके बाद में आपके आंतरिक एकांतर कोण तो समांतर रेखाओं के अंदर, तो देखिए एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 का एकांतर कोण है और एंगल 3 एंगल 5 का एकांतर कोण है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एकांतर कोण परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी तरह से आपके संगत कोण भी होते हैं, एकांतर की तरह संगत कोण भी होते हैं। तो संगत कोण की भी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा पर समांतर रेखाओं के द्वारा एक ही दिशा में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो एक ही डायग्राम से समझ लें आप। तो देखिए आपके ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं। अब दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है। तो दो रेखाओं को पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है। तो पी क्यू तिर्यक रेखा पर एंगल 1 किसका संगत कोण होगा? एंगल 5 का संगत कोण होगा। और एंगल 2 किसका संगत कोण होगा? एंगल 6 का संगत कोण होगा। और एंगल 3 एंगल 7 का संगत कोण होगा। एंगल 4 एंगल 8 का संगत कोण होगा। तो इस तरीके से आपके संगत कोण के बारे में बताया मैंने। अब आपको इसमें बाह्य और आंतरिक कोणों के बारे में बता देता हूं। तो देखिए आंतरिक बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? तो समांतर रेखाओं पर बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं? एंगल 2 और एंगल 7 ये आपके बाह्य कोण होंगे। एंगल 1 और एंगल 8 ये भी आपके बाह्य कोण होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक ही दिशा के बाह्य कोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैं बता दूं, एंगल 2 और एंगल 7 का योग आपके 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 8 इन दोनों कोणों का योग आपके 180 डिग्री होगा। इसी तरह से आपके आंतरिक युग्म के कोण कौन कौन से होंगे? तो आंतरिक युग्म के कोण आपके एंगल 3 और एंगल 6, तो ये दोनों आपके आंतरिक युग्म के कोण होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों कोणों का योग आपके 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 ये भी आपके आंतरिक युग्म के कोण होंगे। तो देखिए इन दोनों कोणों का योग भी आपके कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आंतरिक युग्म के कोण कहलाते हैं ये। और ये आपके बाह्य क्रमागत युग्म कहलाएंगे, बाह्य युग्म कहलाएंगे। तो बाह्य युग्मों का और आंतरिक युग्मों का दोनों का योग आपके 180 डिग्री होता है। तो देखिए बाह्य युग्म एक ही तरफ का एंगल 2 और एंगल 7 होगा और एंगल 1 व एंगल 8 होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? वही 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। एंगल 3 व एंगल 6 का योग भी आपके 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने प्रश्नावली 6 के नियम आपको समझाए। देखिए नियम यदि आपको समझने में आ जाएंगे तो आपको अभ्यास के सवाल भी आपको समझने में आ जाएंगे। तो देखिए नियम याद करें और समझें। इसके बाद में आपको अभ्यास के सवाल 6.1 के सवाल कल समझाता हूँ। ठीक है।